गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये टेस्ट सीरीज़ यूपी पीसीएस के लिए चल रही है और इसमें हम इंडियन पॉलिटी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक हो चुका था। तो इस टेस्ट का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन बन चुके हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो उनकी कार्य परिपाटी से संबंधित है। प्रधानमंत्री से इसमें संबंधित होंगे। कुछ ऐसे व्यक्तियों को देखेंगे जो राष्ट्रपति रहे पहले भारत के, और उपराष्ट्रपति के पद पर भी उन्होंने काम किया। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है इस टॉपिक का। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए और भारत में उप प्रधानमंत्री पद का सृजन संविधान के प्रावधान से हटकर हुआ है। कौन सा सही है? प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए 25 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए और भारत में उप प्रधानमंत्री पद का सृजन संविधान के प्रावधान से हटकर हुआ है। दूसरा वाला करेक्ट है, केवल दूसरा सही है यहाँ पर। तो पहला वाला इनकरेक्ट है। यहाँ पर भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए। संविधान में उप प्रधानमंत्री के संबंध में कोई उपबंध है ही नहीं। भारत में इस पद का सृजन राजनीतिक बाध्यताओं के कारण संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। यह गैर संवैधानिक पद है। फुल टेस्ट सीरीज आप प्राप्त कर सकते हो। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके सब्सक्राइब रखेगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। अब एक प्रश्न ये है, जैसे कि निम्नलिखित पर विचार करेंगे। क्या क्या है ये, क्या क्या नाम है? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, नरेंद्र मोदी, बी नरसिम्हा राव और एच.डी. देवगौड़ा। आपको बताना है कि इनमें से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहे। नरेंद्र मोदी ये तो थे गुजरात के मुख्यमंत्री, गुजरात के 4 बार ये सीएम थे, तो ये थे। चौधरी चरण सिंह भी थे, मोरारजी देसाई भी थे, नरसिम्हा राव भी थे, एच.डी. देवगौड़ा भी थे। सारे के सारे तो थे ये। डी है इसका आंसर। तो प्रश्न ऐसे भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, उपरोक्त सारे के सारे भारत का प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी न किसी राज्यों के मुख्यमंत्री थे। विवरण कुछ निम्नानुसार है, जैसे कि मोरारजी देसाई तत्कालीन उस समय के बम्बई राज्य के थे। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के, बीपी सिंह उत्तर प्रदेश के, पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के, एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक और नरेंद्र मोदी थे गुजरात के। मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। 1977 में ये बने। कहाँ के? तत्कालीन बम्बई राज्य के। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वर्तमान में हैं, गुजरात के 4 बार मुख्यमंत्री रहे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह अपने कार्यकाल के समय कभी संसद में उपस्थित नहीं हुए। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु देश के बाहर हुई। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार हुआ है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी 3 यहाँ पर करेक्ट होंगे, एक ही गलत होगा बस। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु देश से बाहर हुई, हाँ, उज्बेकिस्तान में हुई थी। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह अपने कार्यकाल के समय कभी संसद में उपस्थित नहीं हुए, ठीक है ये वाला स्टेटमेंट भी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई, ये गलत है, क्योंकि नरसिम्हा राव ने की थी। देखिए, नई आर्थिक नीति की घोषणा सन 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा की गई, जिससे भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का प्रसार तेजी से हुआ। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1900 क्या बोलेंगे इसको, नवासी उनासी उनासी 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, परंतु इस दौरान लोकसभा की कोई बैठक ही नहीं हुई, क्योंकि लोकसभा की निर्धारित बैठक से एक दिन पूर्व कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस ले लिया गया और सरकार गिर गई, ये कारण था। देखिए, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को ताशखंद यानी उज्बेकिस्तान में हुई। वे भारत पाकिस्तान समझौते के तहत वहां गए हुए थे। संविधान के अनुच्छेद 352(3) में केवल एक बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है
वो सही है, मतलब चौथा वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इंपॉर्टेंट है प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री नहीं होता? अंतर्राज्यीय परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल, क्षेत्रीय परिषद यानी जोनल काउंसिल, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। भारत के प्रधानमंत्री किस किस के अध्यक्ष होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष ये होते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के होते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद के होते हैं, क्षेत्रीय परिषद यानी जोनल काउंसिल के नहीं होते। जोनल काउंसिल का जो अध्यक्ष होता है वो होता है भारत का गृह मंत्री। तो ये प्रश्न कई बार पूछा एग्जाम में। तो दूसरा वाला सही नहीं, क्योंकि क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष भारत का गृह मंत्री होता है। भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित के अध्यक्ष होते हैं। किस किस के? एक तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। वो नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन होता है? उपाध्यक्ष को ये प्रधानमंत्री चुनते हैं। राष्ट्र विकास परिषद के होते हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद के, अंतर्राज्यीय परिषद के, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के और राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के भी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद, प्रधानमंत्री। देखिए, लोकसभा सांसद है वो, लोकसभा सामूहिक रूप से, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बहुत पूछा गया है प्रश्न एग्जाम में। तो और एक प्रश्न ये पूछते हैं, कोई मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वो राष्ट्रपति के। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75(3) मंत्रिपरिषद को लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बनाता है। अब एक प्रश्न है ये, क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के अनुच्छेद 75(3) में मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का उपबंध किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है, कौन सा इसमें सही होगा? किसी मंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र देने पर मंत्रिपरिषद विघटित हो जाती है। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र देने पर मंत्रिपरिषद विघटित हो जाती है। देखिए, किसी मंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र देने पर मंत्रिपरिषद विघटित नहीं होगी। हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई या उसने त्यागपत्र दे दिया तो मंत्रिपरिषद विघटित हो जाएगी। केवल दो सही है यहाँ पर। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। किसी मंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र देने पर मंत्रिपरिषद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात मंत्रिपरिषद विघटित नहीं होती, केवल रिक्तता उत्पन्न होती है, जिसे भरने के लिए प्रधानमंत्री स्वतंत्र हैं। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र देने पर मंत्रिपरिषद स्वयं विघटित हो जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है, किंतु परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? वित्त मंत्री को निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए। देखिए, कोई मंत्री किसी सदन का सदस्य ना हो, ठीक है, या कोई व्यक्ति किसी सदन का सदस्य ना हो, तब भी वो मंत्री बन सकता है। लेकिन उसको क्या करना है? लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेनी है 6 महीने के भीतर, वरना वो मंत्री नहीं रहेगा। अब मंत्री वो कौन सा? वित्त मंत्री भी हो सकता है, खेल मंत्री भी हो सकता है, गृह मंत्री भी हो सकता है, शिक्षा मंत्री भी हो सकता है। तो गलत है पहला स्टेटमेंट। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र देना चाहिए। निम्न सदन यानी लोकसभा में बहुमत खो दे तो त्यागपत्र देना चाहिए, बिल्कुल त्यागपत्र देगा वो। ये वाला सही है यहाँ पर। मंत्रिपरिषद में भारत के सभी लोग प्रतिनिधित्व हो, मंत्रिपरिषद में भारत के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व हो, नहीं, प्रधानमंत्री चाहेगा उसका होगा। अपनी पदावधि की समाप्ति से पहले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के एक साथ त्यागपत्र देने पर निम्न सदन का अध्यक्ष राष्ट्रपति का कार्य वहन करेगा। निम्न सदन का अध्यक्ष मतलब लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति का कार्य वहन करेगा, गलत है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति करते हैं, तो यहाँ पर केवल बी ही करेक्ट है। तो ए सी डी सही नहीं है। देखिए, संविधान में यह उपबंध कहीं नहीं है कि निम्न सदन यानी लोकसभा में बहुमत खो देने पर प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देता है, किंतु संविधान के अनुच्छेद 75(3) में उपबंध है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अतः इसी आधार पर यह परंपरा परिपाटी विकसित हुई है, तो बी सही है। मंत्री
संसद के किसी सदन का सदस्य हो सकता है, और यदि किसी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के भीतर किसी सदन का सदस्य बनना उसे अनिवार्य है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के स्वयं विवेक पर निर्भर करता है कि वह किसे मंत्री बनाएंगे, किसे नहीं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों की पदावधि समाप्त होने से पूर्व त्यागपत्र अगर वो दे दें तो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। और ये भी उपस्थित नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालेगा, और जब वो ऐसा कर रहा होगा तो उसे बहुत सारी सैलरीज पावर मिलेंगी जो राष्ट्रपति को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होगी। 25% से अधिक, 15% से अधिक, 50% से अधिक, 20% से अधिक। क्या आएगा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में? 15% से अधिक। देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ संसद भी लिखा हो सकता था, वो स्टेटमेंट गलत हो जाता। राज्यसभा लिखा हो सकता था, वो भी गलत हो जाता। केवल लोकसभा चाहिए यहाँ पर। बाकी यही चीज़ अगर हम स्टेट में देखें, राज्यों में देखें, फिर किसी एक केंद्र शासित प्रदेशों में देख लो। देखिए, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से 15% अधिक नहीं होनी चाहिए, और मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है कि मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसको भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वह संसद के किस सदन का सदस्य होना चाहिए? राज्यसभा या लोकसभा, किसी का भी हो जाए, लोकसभा, राज्यसभा, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, कोई व्यक्ति मंत्री बन सकता है चाहे वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो, ठीक है, लेकिन 6 महीने के भीतर उसे सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, अन्यथा वो प्रधानमंत्री बन गया तो प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, गृह मंत्री बन गया तो गृह मंत्री नहीं रहेगा, शिक्षा बन गया तो शिक्षा मंत्री नहीं रहेगा, वित्त मंत्री बन गया तो वित्त मंत्री नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय यह आवश्यक नहीं कि वह लोकसभा राज्यसभा का सदस्य हो, किंतु 6 महीने के भीतर उसे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, अन्यथा 6 महीने की समाप्ति के पश्चात वो प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रधानमंत्री के संदर्भ में कौन सा एक स्टेटमेंट गलत है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, वह मंत्रियों के चयन में स्वविवेक का प्रयोग करता है, वह संसद के बाहर के व्यक्तियों को मंत्री नहीं बना सकता, उसे अपने सहयोगियों के रूप में ऐसे व्यक्तियों को चुनने का पूर्ण अधिकार है जो उसके साथ मिलकर कार्य कर सकें। देखिए, बन सकता है बाहर का भी, तो देखा इतने क्वेश्चन में तो है चर्चा, 6 महीने के भीतर सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। तो ये गलत है सी वाला स्टेटमेंट। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, उसे अपने सहयोगियों के रूप में ऐसे व्यक्तियों को चुनने का पूरा अधिकार है जो उसके साथ मिलकर काम कर सकें। मंत्रियों की नियुक्त चयन जो है वो स्वविवेक से करता है, और वह संसद के बाहर के व्यक्तियों को भी मंत्री बना सकता है, किंतु 6 महीने के भीतर उसे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना अनिवार्य है, अन्यथा 6 महीने के पश्चात वो मंत्री नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का प्रधानमंत्री यदि उच्च सदन यानी राज्यसभा का होगा तो क्या होगा इनमें से, या क्या नहीं होगा इनमें से? क्या नहीं कर सकता वो? केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकता है, निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकता, अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेगा, प्रधानमंत्री शपथ पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के भीतर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। देखिए, जहाँ भी लिखा है ना कि बोल नहीं सकता, कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता, वो गलत है, क्योंकि बोल भी सकते हैं, वक्तव्य दे सकते हैं। वोटिंग वाला जो है ना उसको एलिमिनेट कर देना, वोट नहीं कर सकेगा। अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेगा, क्योंकि वो उच्च सदन का है, राज्यसभा का है। अविश्वास प्रस्ताव तो केवल लोकसभा में ही आता है, इसलिए ये सही है।
तो यदि प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के भीतर उसे निम्न या उच्च सदन मतलब लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बन जाए वो, अर्थात राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। प्रधानमंत्री उस सदन का सदस्य है तो निम्न सदन यानी लोकसभा में बोल सकता है, मतदान नहीं कर सकता। वह जिस सदन का सदस्य है केवल उसी सदन में मतदान कर सकता है। तो अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में आता है, उसमें तो कर नहीं पाएगा वो। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्व किए जाने के लिए और मंत्रियों के उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री। यूपीएससी सिविल सेवा में पूछा हुआ प्रश्न है ये, ऐसे नहीं पूछा था, स्टेटमेंट बनाकर पूछा था। राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधा पूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत सरकार की कार्यपालिका संबंधी समस्त कार्यवाहियां निम्नलिखित में से किसके नाम से कही हुई या की हुई कही जाएंगी? इन दोनों प्रश्नों को एक प्रश्न में जोड़कर यूपीएससी सिविल सेवा में प्रश्न बना था, जिनमें से एक की जगह प्रधानमंत्री लिखा था, तो वो एक स्टेटमेंट गलत हो गया था, जबकि दोनों के दोनों काम ये राष्ट्रपति करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 77(1) में उपबंध है कि भारत सरकार की कार्यपालिका संबंधी समस्त कार्यवाहियां राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएंगी या उसी के नाम से चलेंगी। नंबर 14 पर आ जाइए, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री राज्यसभा सदस्य नहीं रहा? इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के मेंबर थे जब वो प्रधानमंत्री बने। एच.डी. देवगौड़ा भी, इंदिरा गांधी भी, अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा के सदस्य थे। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे, न कि राज्यसभा के। बाकी निम्नलिखित प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य थे, कौन कौन से? इंदिरा गांधी 1966 में, एच.डी. देवगौड़ा 1996 में, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 में और 2009 में। आमतौर पर जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा का सदस्य होता है, किंतु राज्यसभा के सदस्यों को प्रधानमंत्री बनाने पर रोक नहीं है। जबकि इंदिरा गांधी प्रथम बार या पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी तो वह राज्यसभा की सदस्य थी। ब्रिटेन में क्या होता है, प्रधानमंत्री केवल जो है निम्न सदन का सदस्य ही बनेगा, यानी वहाँ के हाउस ऑफ कॉमन का। और यहाँ का भारत का निम्न सदन कौन सा? केवल लोकसभा। ऐसा ब्रिटेन में केवल निम्न सदन का बनेगा, वो भारत में ऐसा नहीं है, निम्न का भी बन सकता है उच्च सदन का भी, यानी लोकसभा का, राज्यसभा, किसी का भी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है क्वेश्चन नंबर 15 में? और साथ साथ ही काटते चलेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर यंत्र पद धारण करता है, ठीक है। गैर संसद सदस्य प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? हो जाएगा, 6 महीने के भीतर सदस्यता ले ले। प्रधानमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के समक्ष लेता है। प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते के संबंध में संविधान की दूसरी अनुसूची के उसमें जो है उपबंध किया गया, यही तीसरी अनुसूची होती तो ये भी गलत हो जाता। तो गैर संसद सदस्य प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? देखिए, वर्ष 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि एक व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है 6 महीने के भीतर प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है। इस अवधि में उसे संसद की किसी भी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी, अन्यथा 6 महीने के बाद वो प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो है वो निश्चित नहीं है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर यंत्र पद धारण करता है। किंतु प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत हासिल है, राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकता। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाता है, जो कि संविधान के तीसरी अनुसूची में उसका उपबंध है। प्रधानमंत्री वैसे ही शपथ लेते हैं जैसे अन्य मंत्री लेते हैं। प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते संसद के द्वारा समय समय पर निर्धारित होते रहते हैं, जिसका संविधान की दूसरी अनुसूची में उपबंध है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। संविधान में उपबंध है कि मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री के निर्वाचन के संबंध में संविधान में उपबंध किया गया है। देखिए, पहली बात तो प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता, प्रधानमंत्री की तो नियुक्ति होती है ना राष्ट्रपति के द्वारा। निर्वाचन तो राष्ट्रपति का होता है, उपराष्ट्रपति का होता है। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला वाला सही है। तो यहाँ दूसरा वाला गलत है।
सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। संविधान के अनुच्छेद 75(1) में उपबंध है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अतः प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, ना कि उसका निर्वाचन। प्रधानमंत्री का ना तो चयन होता है, ना ही मनोनयन होता है, उसकी नियुक्ति होती है। संविधान के अनुच्छेद 74(1) में उपबंध है कि मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होगा और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? लोकसभा के प्रति। सब याद रखिएगा। अब प्रश्न एक पूछने का तरीका ये भी है, भारत में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के संदर्भ में विचार कीजिए। नीलम संजीव रेड्डी, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्लाह, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा उपरोक्त में से कौन से राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति निर्विरोध यानी सर्वसम्मति से चुने गए? बताइए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ये तो निर्विरोध या सर्वसम्मति से नहीं चुने गए, क्योंकि इनके तो प्रतिद्वंदी थी लक्ष्मी। ठीक है। बाकी नीलम संजीव रेड्डी बिल्कुल सर्वसम्मति से राष्ट्रपति चुने गए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुने गए। एम हिदायतुल्लाह निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुने गए। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुने गए। अगर हम यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम को एलिमिनेट कर दें, जहाँ जहाँ 3 है उसको हटा दें, जहाँ जहाँ 2 है उसको हटा दें, तो हमको आंसर मिल जाएगा 1, 3, 4, 5, बाकी सारे हो जाएंगे। तो सी है इसका आंसर। तो दूसरा सही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मुख्य प्रतिद्वंदी थी लक्ष्मी सहगल। बाकी वर्ष 1977 में नीलम संजीव रेड्डी को सर्वसम्मति से निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया। ठीक है, कोई नहीं था 1977 में इसका प्रतिद्वंदी। जबकि कुछ साल पहले यानी 1969 में ये बीबी गिरी के खिलाफ राष्ट्रपति का चुनाव हार गए थे, लेकिन 1977 में सर्वसम्मति से राष्ट्रपति चुने गए। और नीलम संजीव रेड्डी ये मेल व्यक्ति है, ठीक है, महिला नहीं है। पहली महिला राष्ट्रपति भारत की प्रतिभा देवी पाटिल है। बाकी इसके अतिरिक्त तीसरा, चौथा, पांचवा विकल्प डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा ये उपराष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए। एक प्रश्न ये है, क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित पर विचार करेंगे। ये क्या क्या? डॉक्टर राधाकृष्णन या एस राधाकृष्णन, आर वेंकटरमण, के आर नारायण, मोहम्मद हामिद अंसारी उपरोक्त में से कौन उपराष्ट्रपति के लिए 2 बार निर्वाचित हुए, यानी राज्यसभा के सभापति? डॉक्टर एस राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति, मोहम्मद हामिद अंसारी 2 बार उपराष्ट्रपति, आर वेंकटरमण और के आर नारायण को हटा दीजिए। बी है इसका आंसर। बी है इसका आंसर। बी में है 1 और 4। देखिए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और मोहम्मद हामिद अंसारी 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हुए। डॉक्टर राधाकृष्णन 1952 में, 1957 में, हामिद अंसारी 2007 में, 2012 में। आर वेंकटरमण और के आर नारायण एक एक बार उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हुए। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ज्ञानी जैल सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम, जाकिर हुसैन। ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति भी, उपराष्ट्रपति भी। एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। जाकिर हुसैन राष्ट्रपति भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम केवल भारत के राष्ट्रपति रहे, ये कभी उपराष्ट्रपति नहीं बने। और ज्ञानी जैल सिंह भी भारत के कभी उपराष्ट्रपति नहीं बने, केवल राष्ट्रपति रहे। जबकि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के उपराष्ट्रपति भी बने, राष्ट्रपति भी बने। तो केवल तीसरा वाला यहाँ पर सही है। तो ज्ञानी जैल सिंह भारत के केवल राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति पद पर इन्होंने कभी काम नहीं किया। एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कभी भारत के उपराष्ट्रपति पद पर काम नहीं किया। जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, प्रतिभा पाटिल, श्रीमती प्रतिभा पाटिल और प्रणब मुखर्जी भी कभी उपराष्ट्रपति पद पर नहीं रहे, ये राष्ट्रपति बने सीधे। क्वेश्चन नंबर 20 अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित पर विचार करेंगे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, नीलम संजीव रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा, फखरुद्दीन अली अहमद उपरोक्त राष्ट्रपति पद पर रहे व्यक्तियों में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति पद पर भी रहे?
देखिए ऊपर था तो नीलम संजीव रेड्डी को तो एलिमिनेट कर ही दीजिए। ठीक है, क्या 3 से एलिमिनेट करके हमको आंसर मिलेगा? जहाँ जहाँ 3 है उसको हटा दो, क्योंकि वो केवल राष्ट्रपति ही रहे। मिल गया आंसर, केवल 1 और 4 इसका आंसर हो गया। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह राष्ट्रपति पद पर भी और उपराष्ट्रपति पद पर भी, और शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति पद पर भी उपराष्ट्रपति पद पर भी, फखरुद्दीन अली अहमद केवल राष्ट्रपति, नीलम संजीव रेड्डी केवल राष्ट्रपति। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये बड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही है, ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 4। ठीक है, तो उपरोक्त में मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1979 से 84 तक और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। नीलम संजीव रेड्डी और फखरुद्दीन अली अहमद भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया, बल्कि सीधे राष्ट्रपति चुने गए। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध या सर्वसम्मति से राष्ट्रपति चुने गए थे। तो 20 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट टेस्ट में नियंत्रक महालेखा परीक्षक महान्यायवादी से संबंधित प्रश्न बनेंगे।